बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अल्लाह ताला के फजल व करम से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो स्टूडेंट्स, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल माज़रत कि आपका आज का लेक्चर मैं देर से पोस्ट कर रहा हूँ। इसका रीज़न ये कि कल शाम को मेरा बड़ा डेंजरस एक्सीडेंट हुआ और मेरी राइट वाली टांग के घुटने के पास से 4 मसल्स फट गए। तो मैं ना तो खड़ा हो सकता हूँ ना उठ के बैठ सकता हूँ। तो क्रिटिकल कंडीशन, इस वजह से ना मैं आपकी स्लाइड्स आज के दिन में प्रिपेयर नहीं कर सका। अभी थोड़ी देर पहले प्रिपेयर की हैं और इसलिए आपका लेक्चर आपको अब सेंड कर रहा हूँ। तो आप लोग इसको कल सुबह उठ के देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, फ़िशेस की क्लासिफिकेशन और इसके मेजर ग्रुप्स के बारे में तो हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर पढ़ लिया था। इस वीक इंशाल्लाह एक तो आपको असाइनमेंट्स के टॉपिक्स दिए जाएंगे ताकि आपके जो मिड के पार्ट की असाइनमेंट्स हैं आप वो तो कंप्लीट करें। और मैं कोशिश करूँगा कि आपको ये जो कोर्स कंटेंट्स हैं इसके अंदर से ही हर ग्रुप के कुछ कुछ एनिमल्स आपको डिवाइड करता हूँ। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एवोल्यूशनरी प्रेशर। एवोल्यूशनरी प्रेशर लॉन्ग टॉपिक है। इसके अंदर से आज हम फिशेस में लोकोमोशन एंड डाइजेशन, ये दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो एवोल्यूशनरी प्रेशर का सबसे पहले मतलब ये है कि एवोल्यूशनरी प्रेशर एक ग्रुप के ऊपर इन्वायरमेंट जो प्रेशर डालता है, यानी कि जो एवर चेंजिंग इन्वायरमेंट होता है उसके अंदर रहते हुए किसी ऑर्गेनिज़म को या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज़म्स को जो चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, उसके नतीजे में उनकी बॉडी के अंदर डिफरेंस आता है, अडाप्टेशंस पैदा होती हैं। कुछ कैरेक्टर्स प्रोमिनेंट हो जाते हैं, कुछ कैरेक्टर जनरेशन आफ्टर जनरेशन ख़त्म हो जाते हैं। तो इन्वायरमेंटल प्रेशर की वजह से जो इनके अंदर चेंजेस या अडाप्टेशंस आते हैं इसको एवोल्यूशनरी प्रेशर कहा जाता है, जिसके बाद एक लंबे अरसे के बाद एक स्पीशीज़ एक दूसरी स्पीशीज़ के अंदर या डिफरेंट सब ग्रुप्स के अंदर चेंज हो जाती है। तो नई स्पीशीज़ भी बनती हैं, नई सब स्पीशीज़ भी बनती हैं और सिबलिंग स्पीशीज़ भी बनती हैं। इन चीज़ों के बारे में आपने ज़ूलॉजी पेपर ए के अंदर पहले ही पढ़ लिया होगा, इसलिए हम इनको डिस्कस नहीं करेंगे। हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो एवोल्यूशनरी प्रेशर से पहले माइंड में कुछ क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि जो फ़िश है इसकी शेप फ़िश जैसी ही क्यों होती है? ये किसी दूसरे एनिमल की तरह के क्यों नहीं होते? अब इसका सिंपल रीज़न ये है कि फ़िश की जो शेप हमें नज़र आती है ये इसलिए है कि फ़िश जिस इन्वायरमेंट में रहती है वहाँ पे ये वाली शेप सबसे ज़्यादा सूटेबल है या सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल है। आप ये भी कह सकते हैं कि इस शेप के साथ फ़िश अपने इन्वायरमेंट के अंदर बहुत बेहतर तरीके से अडॉप्टेड है। तो इसी सेक्शन के अंदर हम फर्दर जो चीज़ें पढ़ेंगे उन सब का बेसिक मकसद यही होगा कि इस चीज़ को फाइंड आउट किया जाए कि फ़िश अपने इन्वायरमेंट में जो रह रही है तो इसकी ये वाली शेप और ये वाले फ़िज़िकल फ़ीचर और इसकी फ़िज़ियोलॉजी, यानी कि इसके इंटरनल सिस्टम, इस सिस्टम के लिहाज से और इस इन्वायरमेंट के लिहाज से किस तरह से सक्सेसफुल है या बेहतर है। ठीक है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जनरल अनाटमी ऑफ फ़िश है। एक फ़िश का डाइजेस्टिव सिस्टम इस पिक्चर के अंदर दिखाया गया है, क्योंकि हम फ़िश का डाइजेस्टिव सिस्टम ही आज के लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल फ़िश का माउथ है, माउथ के बाद एसोफेगस यानी कि इसकी खाने की नाली है। उसके बाद इसका स्टमक आता है जो इसके इंटेस्टाइन का ही लार्ज पोर्शन होता है। कुछ फ़िशेस के अंदर बाकायदा स्टमक होता है, जबकि अक्सरियत फ़िशेस के अंदर बाकायदा स्टमक नहीं पाया जाता। ये बात आपने याद रखनी है कि बहुत सारी फ़िशेस ऐसी होती हैं उनमें बाकायदा स्टमक नहीं पाया जाता, उनको एगैस्ट्रिक फ़िशेस कहा जाता है। इसकी एग्जांपल्स के अंदर यही कॉमन खाने वाली फ़िशेस रहू, मोरी, थैला वगैरह ये सारी आती हैं। इनको मेजर कार्ब्स कहा जाता है जनरल वर्ड्स के अंदर। नेक्स्ट इसमें पाइलोरिक सीकी हैं जो डिफरेंट डाइजेस्टिव सेक्रीशंस यानी कि एंजाइम्स ऐड करते हैं, जो कि फ़िश की इंटेस्टाइन में मौजूद फूड के साथ रिएक्ट करके उसको मज़ीद सिंपलर कंपाउंड्स के अंदर ब्रेक डाउन कर देते हैं। नेक्स्ट फ़िश के अंदर एक लंबी क्वाइल्ड इंटेस्टाइन होती है जिसके लास्ट पोर्शन को रेक्टम कहा जाता है और इसका जहाँ पे एंडिंग पॉइंट है इसको एनस कहा जाता है। तो ये ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है और मॉडर्न किस्म के डाइजेस्टिव सिस्टम्स में आता है।
अच्छा, तो बेटा पहली चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे फ़िश में लोकोमोशन है। तो वाटर एयर की निस्बत ज़्यादा डेंस होता है। इसका फ़ायदा भी है कि ये बॉडी को बॉयंसी प्रोवाइड करता है, यानी कि कोई चीज़ें एकदम से इसकी बॉटम तक नहीं पहुंच जाती, पानी नीचे से उसको उछाल की फ़ोर्स प्रोवाइड करता है। जो ऊपर को उछालने की फ़ोर्स है इसको ही बॉयंसी कहा जाता है। लेकिन पानी डेंस है और इसकी डेंसिटी और विस्कोसिटी दोनों ज़्यादा होती हैं, इस वजह से पानी के अंदर मूव करना कॉस्टली प्रोसेस है। कॉस्टली ये इस लिहाज से है कि इसके अंदर जो एनर्जी खर्च होती है वो ज़्यादा खर्च होती है। तो इस चीज़ को टैकल करने के लिए एक तो फ़िश की बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है, यानी कि इस तरह की शेप जिस पे वाटर की रेजिस्टेंस कम से कम हो। मोस्टली फ़िशेस की बॉडी किनारों से पतली होती है और दरमियान से मोटी होती है, यानी कि तकले की तरह की, इस तरह से। इसके अलावा इस पे म्यूकॉइड सेक्रीशंस होती हैं, यानी कि फ़िश की बॉडी के ऊपर म्यूकस की एक कवरिंग होती है। म्यूकस एक स्टिकी सेक्रीशन है जिसकी वजह से फ़िश की बॉडी लुब्रिकेटेड रहती है, और जब फ़िश पानी के अंदर से आगे को तैरती है तो पानी और फ़िश की बॉडी के दरमियान में जो फ्रिक्शन है उसको रिड्यूस किया जा सकता है। इसके अलावा वाटर की जो बॉयंसी है, यानी कि इसमें जो उछाल की फ़ोर्स है, ये भी फ़िश की मूवमेंट में उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करते हैं। इसलिए ये सारे फैक्टर्स की वजह से फ़िश कंपैरेटिवली काफ़ी कम फोर्स के साथ भी इन्वायरमेंट के अंदर या पानी के अंदर इजीली मूव कर सकती है। तो इस पिक्चर के अंदर एक फ़िश में इसके मस्कुलेचर को, यानी कि इसकी बॉडी में जो मसल्स प्रेजेंट होते हैं वो दिखाए गए हैं। तो मोस्टली फ़िश की बॉडी चारों तरफ से मसल्स में ही कवर्ड होती है, और इसके दरमियान में बिल्कुल थोड़ी सी जगह होती है जहाँ पे इसकी बॉडी के बाकी सिस्टम्स, यानी कि इसका डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम वगैरह पाए जाते हैं। तो पानी में तैरने के लिए फ़िशेज़ अपने फिन्स को और बॉडी वॉल को यूज़ करती हैं ताकि पानी को प्रोपेल कर सकें और उसके बाद आगे मूव कर सकें। अगर आप में से किसी बच्चे ने फ़िश खाई है, अगर वाला वर्ड मैंने इसलिए यूज़ किया कि मोस्टली बच्चे अवेलेबल होने के बावजूद फ़िश पसंद नहीं करते और इसको नहीं खाते। एनी हाउ जो फ़िश का पीस होता है, अगर आप इसके अंदर फ़िश के मसल्स देखें तो एक स्पेसिफ़िक पैटर्न के अंदर अरेंज होते हैं, यानी कि फ़िश के मसल्स एंटीरियर और पोस्टीरियर साइड पे जिग जैग पैटर्न की तरह से अरेंज होते हैं, और ये जो मसल्स सेगमेंट्स में या बंडल्स की फॉर्म में अरेंज होते हैं बॉडी वॉल के एक स्पेसिफिक पोर्शन को वो कंट्रोल करते हैं। इसी को ही सेगमेंटल अरेंजमेंट ऑफ मसल्स कहा जाता है। जब हम अर्लीस्ट फिशेस पढ़ रहे थे तब हमने डिस्कस की थी। इसके अलावा कुछ फिशेस ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा स्पीड पे तैरती हैं, यानी कि वो एफिशिएंट भी बहुत हैं और फास्ट भी बहुत ज़्यादा है। इसके अंदर एक फ़िश है, इसको ट्यूना कहते हैं, काफ़ी बड़े साइज़ की फ़िश होती है, और दूसरी एक फ़िश है, इसको मैकरल कहते हैं, ये थोड़ी छोटी होती है। तो इसमें बॉडी मूवमेंट के साथ जो प्रोपेलिंग फ़ोर्स है उसमें इजाफा करने के लिए ये अपने कॉर्डल फिन, यानी कि अपनी टेल को यूज़ करते हैं। तो इनकी टेल के वो जो दो पीस होते हैं ये काफ़ी लंबे लंबे होते हैं, और फोर्क का मतलब ये है कि इसकी टेल दो इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड होती है। तो इसकी वजह से इसका सरफेस एरिया कम हो जाता है, जिसकी वजह से पानी में टर्बुलेंस, ये फिज़िक्स का एक प्रिंसिपल है, वो ऐसे तो नहीं समझाया जा सकता। वो ऐसे समझें कि बॉडी के ऊपर से और नीचे से गुजरने वाले जो पानी की लेयर्स हैं ना, वो बॉडी के लास्ट पोर्शन यानी कि टेल के पास आके आपस में नहीं मिलती। अगर टेल बहुत मोटी या बहुत चौड़ी है ना, तो फिर बॉडी के ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट से गुजरने वाली पानी की जो वेव्स हैं ना, वो बॉडी के लास्ट पे आके आपस में मिल जाती हैं। इसकी वजह से एक प्रोसेस कॉज होता है जिसको टर्बुलेंस कहते हैं, यानी कि फ़िश जब पानी में टेल मार मार के आगे तैर रही होती है तो इसकी टेल के बिल्कुल पीछे पानी में बहुत सारे बबल्स बनते नज़र आ रहे होते हैं। लेकिन ये जिस फ़िश की हम बात कर रहे हैं ट्यूना वगैरह की, इनके अंदर जब ये तैर रहे होते हैं तो इनके पीछे टर्बुलेंस कॉज नहीं होता, और ये बड़ा एफिशिएंटली और बड़ी स्पीड के अंदर तैरते हैं। तो बैक पे जब टर्बुलेंस कॉज होने लग जाए पानी में, यानी कि वेव्स आपस में इंटरसेप्ट करके बबलिंग प्रोड्यूस होने लग जाए, तो उसकी वजह से फ़िश की तैरने की स्पीड में
उसमें भी फ़र्क आता है। और दूसरा ये कि जो फ़िश की डायरेक्शन है ना, वो भी थोड़ी सी इनएक्यूरेट हो जाती है। ठीक है, इस डायग्राम के अंदर अगेन एक फ़िश के मसल्स दिखाए गए हैं जो कि डिफरेंट सेगमेंट्स की फॉर्म में अरेंज है। तो बेटा इसमें फ़िश की बॉडी का क्रॉस सेक्शन भी है। मोस्टली फ़िशेस के अंदर ये जो मसल्स के अंदर एक बड़ा सारा होल नज़र आ रहा है, ये छोटा होता है, कुछ के अंदर बहुत बड़ा होता है। तो ये जो होल है ये वही जगह है जहाँ से फ़िश की बॉडी के सारे सिस्टम्स इसके अंदर से गुज़रते हैं। इस वजह से इसमें ये गैप होता है ताकि बाकी ऑर्गन्स के लिए भी जगह बनाई जा सके। अच्छा बेटा, जो नेक्स्ट वाली डायग्राम है इसके अंदर भी फ़िश के मसल्स और इसका क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है। इसमें 3 फेमस फिशेस जिनको वैसे भी मतलब फेमस है, इनको खाया भी जाता है क्योंकि टेस्ट वाइज इनको बहुत अच्छा समझा जाता है। सबसे लेफ़्ट पे सालमन है, दरमियान में ट्यूना और सबसे राइट पे माको जो कि शार्क होती है एक तरह की। तो इनके मसल्स की अरेंजमेंट और आपने देखा इसमें ख़ास तौर पे सालमन के अंदर के मसल्स ग्रुप्स की फॉर्म में और रिंग्स की फॉर्म में अरेंज्ड हैं। तो इसमें से हर मसल का ग्रुप बॉडी के एक अलहदा पोर्शन को मूव करने के लिए होता है। तो मैं आपको भी साथ एक वीडियो भी सेंड कर दूंगा जिसमें फ़िश के मूव करने के जो पैटर्न है उसका एनिमेशन होगा ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। नेक्स्ट इसमें आता है न्यूट्रिशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। फर्स्ट इसका पॉइंट है एवोल्यूशन ऑफ न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले जो फिशेस बनी थी इनके बारे में ये अज्यूम किया जाता है कि फ़िल्टर फीडर थे या फिर ये स्कैवेंजर थे, यानी कि या तो पानी को फ़िल्टर करके छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स पे गुजारा करते थे या फिर पानी में जो जानवर मर जाते थे ये उनको खाते थे। स्कैवेंजर मतलब मुर्दाखोर। तो ये ज़माना कदीम के जो सी फ्लोर थे उनकी मतलब कि तय की जो मिट्टी थी उसको अपने मुंह के साथ रगड़ रगड़ के खंगालते रहते थे ताकि उसके अंदर से डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर या फिर लिविंग एनिमल्स के अंदर से फाइलम एनिलिडा के मेंबर जिस तरह से नेरीज वगैरह होते हैं, फाइलम मोलस्का के या फिर बॉटम पे रहने वाले बाकी छोटे साइज़ के इनवर्टिब्रेट्स को खाया जा सके। तो उसके बाद जब फ़िशेस में डाइवर्सिफिकेशन हुई और फ़िशेस में से एक नया ग्रुप बना जिनको जॉर्ड फ़िशेस या नेथोस्टोम्स कहा जाता है, उस वक्त फिर इनकी डाइट भी चेंज हो गई। और इसी वजह से जो अर्लीस्ट जॉर्ड फिशेस थी ये बड़े एफिशिएंट किस्म के प्रेडेटर थे और शिकार करके दूसरी मछलियों को पकड़ के खा लेते थे। तो टाइप्स ऑफ फूड के अंदर मोस्टली जो मॉडर्न फिशेस आजकल जो पाई जाती हैं ये या तो प्रेडेटर होती हैं और अपनी लाइफ का मोस्टली टाइम ये समझें कि दिन का भी मोस्टली हिस्सा फूड की तलाश में इधर उधर तैरते हुए गुजार देते हैं। इनका जो शिकार है वो फ़िश के हर ग्रुप के हिसाब से चेंज हो जाता है। मतलब अलग-अलग फ़िशेस अलग-अलग तरह के जानवरों को खाती हैं। कुछ फ़िशेस होती हैं इनवर्टिब्रेट एनिमल्स को खाती हैं, कुछ होती हैं जो पानी में तैरने वाले प्लैंकटन या माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को खाती हैं, या फिर जो सबस्ट्रेट यानी कि पानी की जो बॉटम है उसके अंदर जो एनिमल्स रहते हैं उनको वहाँ से निकाल के खाती हैं मड या सैंड वगैरह से। उसके बाद ये अपनी एक ही स्पेसिफ़िक फ़िश मतलब कि एक मछली अपनी ज़िंदगी के डिफरेंट टाइम पीरियड्स के अंदर जो चीज़ें खाती है वो भी डिफरेंट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब इसका साइज़ बहुत छोटा होता है तब अलग तरह की चीज़ें खाती है, बड़ी हो जाती है तो तब अलग तरह की चीज़ें खाती है। एग्ज़ाम्पल है कि जब लार्वल फॉर्म के अंदर जो फ़िश होती है ये प्लैंकटन वगैरह पे फीड करती है, जब एडल्ट हो जाती है तो बड़े साइज़ के प्रे पे जिस तरह से एनीलिडा या छोटी मोटी मछलियों को पकड़ के खाती है, यानी कि वेरी करता है। अच्छा, अगेन एक टीलियोस्ट यानी कि बोनी फिश का डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें दिखाया गया है। तो मोस्टली फिशेस के अंदर ये डाइजेस्टिव सिस्टम है ये बॉडी की वेंट्रल साइड पे होता है, इसलिए इसको डाइसेक्शन में वेंट्रल साइड से ही काटा जाता है। अच्छा, नेक्स्ट है इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है फूड को निगलना। तो मोस्टली फिशेस क्या करती हैं कि अपने शिकार को साबुत निगल लेती हैं। तो मछलियों के जो दांत होते हैं ये मोस्टली कॉनिकल शेप के होते हैं, जिस तरह से कोई चीज़ कोन की तरह की होती है उस तरह से, इसलिए किसी चीज़ को
मोस्टली मछलियों के दांत किसी चीज़ को काट नहीं सकते, लेकिन उसको मुंह के अंदर पकड़ के रख सकते हैं। यानी कि जो प्रे है उसके गोश्त के अंदर घुस जाते हैं और उसको बाहर नहीं निकलने देते। अच्छा, कुछ फिशेस के जो दांत होते हैं ये इस तरह से मॉडिफाइड होते हैं कि मोलस्का वगैरह के जो कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए शेल्स होते हैं, या फिर केकड़े वगैरह जो क्रस्टेशियंस होते हैं, जिस तरह से क्रैब्स, लॉबस्टर, क्रेफिश वगैरह, इनके जो एक्सोस्केलेटन होते हैं काइटिन के बने हुए, उनको क्रश करके अंदर से उसका गोश्त खा सकें। तो मोस्टली मछलियाँ एक और तरीका यूज़ करती हैं कि ये सक्शन को यूज़ करती हैं, यानी कि अपने अपर कलम बंद कर लेती हैं और अपने मुंह को एकदम से खोलती हैं। बॉडी के अंदर प्रेशर नेगेटिव यानी कि कम प्रेशर डेवलप होता है, बाहर प्रेशर ज़्यादा होता है, इसलिए एकदम से पानी इसके मुंह के अंदर आता है और उसके साथ ही जो शिकार वगैरह होता है वो भी इसके मुंह में अंदर आ जाता है। तो उसको ये खा लेते हैं और अपर कलम खोल के फिर वो जो पानी साथ आया होता है उसको बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। इसके अलावा डिफरेंट फिशेस के अंदर, मतलब इसकी आपने पढ़ा था 40,000 से ज़्यादा स्पीशीज़ हैं। तो फिशेस के हर ग्रुप के अंदर जो फीडिंग स्ट्रेटजीज़ हैं, यानी कि खाना खाने के लिए जो इनका तरीका वारदात है, वो अलग-अलग तरह का है। इसमें हेरिंग और पैडल फिशेस और वेल शार्क्स वगैरह ये फ़िल्टर फीडर हैं। तो इनके गिल्स के साथ एक्सटेंडेड हिस्से पाए जाते हैं, उनको गिल रैकर्स कहा जाता है। तो जब फ़िश अपना मुंह खोल के पानी में तैर रही होती है तो पानी के अंदर मौजूद छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स या माइक्रोस्कोपिक साइज़ के एनिमल्स इनके गिल रैकर्स पे इकट्ठे होते जाते हैं, जिनको ये बाद में निगल लेते हैं। बाकी फ़िशेस जिस तरह से कार्प, कार्प जनरल नेम है, इसमें कॉमन खाने वाली फ़िशेस आती हैं, जिस तरह समझेंगे रहू है। तो ये कई तरह के प्लांट्स और छोटे मोटे एनिमल्स को खाती हैं, यानी कि एक तरह से ओमनिवोरस होते हैं। इसके अलावा कुछ फ़िशेस जैसे लैम्प्रे होते हैं, ये दूसरी बड़ी फ़िशेस के एक्सटर्नल पैरासाइट होते हैं। कुछ इसमें से फ्री लिविंग भी होते हैं, लेकिन कुछ अपनी ज़िंदगी का मुकम्मल हिस्सा या ज़िंदगी का एक स्टेज एक्सटर्नल पैरासाइट के तौर पे किसी दूसरी फ़िश के साथ चिमट के और उसका खून वगैरह पी के गुजारा करते हैं। बाकी कुछ फ़िशेस होती हैं ये टोटली हर्बीवोरस होती हैं और ये एनिमल मटेरियल को खाती नहीं हैं। तो ये पानी के अंदर लगी हुई एक्वेटिक वेजिटेशन, ग्रीन एल्गी, या इवन के तालाब के किनारों पे जो ग्रास वगैरह लगी होती है, इसको खाते हैं। इसमें आप लोगों ने एक फ़िश पढ़ी थी प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, ग्रास कार्प। तो जो ग्रास कार्प होती है उसको ग्रास कार्प इसीलिए कहा जाता है कि वो ग्रास पे फीड करती है। अच्छा बेटा, ये वाली जो डायग्राम है दो लहदा फ़िशेज़ की है, इसमें फ़िशेज़ के गिल रैकर्स दिखाए गए हैं। इसमें जहाँ पे मैंने ब्लू कलर का एरो लगाया हुआ है, यानी कि एक तरफ तो राइट साइड पे गिल फिलामेंट्स हैं, जो अंदर वाली लेफ़्ट साइड जहाँ पे ब्लू कलर का एरो लगा हुआ है, ये जो कंघी की तरह के दंदाने बने नज़र आ रहे हैं, इन्हीं को ही गिल रैकर्स कहा जाता है, जिसको मछलियाँ अपने मुंह से गुजरने वाले पानी के अंदर से माइक्रोस्कोपिक फूड पार्टिकल्स को फ़िल्टर करने के लिए यूज़ करते हैं। अच्छा, अगली बात है फ़िश के डाइजेस्टिव ट्रैक की। तो बाकी वर्टिब्रेट्स की तरह का ही होता है, शुरू में इसके इंटेस्टाइन का एक लार्ज पोर्शन जिसको स्टमक कहा जाता है। स्टमक का काम होता है कि फ़ूड को आर्जी तौर पे स्टोर करना। उसके बाद फ़िश की इंटेस्टाइन, जो कि इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, वहीं पे इसके एंजाइम सेक्रीट होते हैं और वहीं पे ही फूड डाइजेस्ट भी होती है और वहीं पे ही एब्जॉर्ब भी होती है, यानी कि यहाँ पे इसका सिस्टम सेम इंसान के सिस्टम जैसा समझें। शार्क्स और जो दूसरे इसके रिश्तेदार हैं, यानी कि जो क्लास लेज़्नोब्रैंकाई के अंदर आते हैं, इनकी इंटेस्टाइन के अंदर एक एक्सटेंडेड पोर्शन पाया जाता है, उसको स्पायरल वेल्व कहा जाता है। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है, अक्सर आता है स्पायरल वेल्व किसको कहते हैं। तो बोनी फिशेस के अंदर इंटेस्टाइन के आगे को बड़े हुए हिस्से होते हैं, जिनको पाइलोरिक सीका कहा जाता है। पाइलोरिक सीका इसकी जमा है, पाइलोरिक सीकम इसका सिंगल है। तो इसकी वजह से एब्जॉर्प्शन के लिए और सेक्रीशंस के लिए, एंजाइम्स की सेक्रीशन के लिए जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, ये फ़िश की डाइजेस्टिव एनाटॉमी है, जिसमें एक फ़िश को डाइसेक्ट करके खोला हुआ है और इसके डिफरेंट पार्ट्स अलग-अलग करके रखे हुए हैं। सबसे ऊपर इसका स्टमक है, जिसको काट के ओपन किया गया है और इसके स्टमक से जो फूड निकली है, यानी कि क्रे फिश, और उसके कुछ स्पेयर पार्ट्स निकले जो राइट साइड पे रखे हुए हैं। उसके बाद इसके पेंक्रियाज का कुछ हिस्सा और इसके पाइलोरिक सीकी नज़र आ रहे हैं, जो आगे से बंद सिरों वाले पाइप्स की तरह के या ट्यूब्स की तरह के हैं।
नेक्स्ट इसके लिवर के कुछ पोर्शंस हैं। मछली का लिवर बहुत छोटे साइज़ का होता है और इसको पूरा सही सलामत उतार के अलहदा कर लेना बहुत मुश्किल काम है। साथ इसका गॉल ब्लैडर और पैंक्रियाज है, और आगे जो कॉइल्ड पोर्शन है ये इसकी इंटेस्टाइन है। तो ठीक है बेटा, ये आपका आज का लेक्चर है, तो इंशाल्लाह कल हम इससे आगे बढ़ेंगे। अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो वो आप मुझे सेंड कर सकते हैं। और क्लास के सीआर और जीआर ये मेहरबानी करें कि जो क्लास के मुकम्मल स्टूडेंट्स की लिस्ट है वो काइंडली शेयर कर दें, ताकि उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को असाइनमेंट टॉपिक्स असाइन किया जा सकें। थैंक यू वेरी मच बेटा, अल्लाह हाफिज़।